हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो आज हम वीडियो में देखेंगे कि आरबीआई क्या है, और ये भारत के सभी बैंकों का रिजर्व रखता है अपने पास, जिसको हम सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे कि यूएसए का सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, वैसे ही भारत का आरबीआई है। वैसे बहुत सारे कंट्री के खुद के अपने सेंट्रल बैंक होते हैं। तो हम देखेंगे कि बैंकों का बैंक होता है आरबीआई, जो गवर्नमेंट का भी बैंक होता है। और आरबीआई बहुत सारे पॉलिसी लेके आता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी। और इसके क्या काम है, करेंसी इशू करता है, फॉरेन रिजर्व को मैनेज करता है, और भी बहुत कुछ करता है। तो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि आरबीआई के फंक्शन क्या हैं और सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अभी कुछ दिनों से हम वीडियो नहीं रेगुलर बेसिस पे डाल पा रहे थे, तो कुछ प्रॉब्लम थी। तो अभी से ये कंटिन्यू रहेगा, और चैनल की जो भी अपडेट है वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिंबल है। इसमें ये जो ट्री है, इसको पाम ट्री कहते हैं, और ये जो टाइगर है, ये रॉयल बंगाल टाइगर है। आप इसको कुछ और मत मार्क कर दीजिएगा। तो ये याद रख लीजिएगा, जो ट्री है वो पाम ट्री है, और ये जो टाइगर है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं कि आरबीआई का जन्म कब हुआ और कैसे हुआ। तो आरबीआई स्टार्ट होता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के, जब 500 से भी ज़्यादा बैंक इंडिया से चले जाते हैं, तब सेंट्रल बैंक की ज़रूरत पड़ती है। तो जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट था, उनको लगता है कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो उस टाइम पे 3 प्रेसिडेंसी बैंक थी, उनको मर्ज करके एक सेंट्रल बैंक बनाया, जिसमें 3 प्रेसिडेंसी बैंक कौन कौन से थे आपके। एक था बैंक ऑफ मद्रास, एक था बैंक ऑफ बंगाल, और एक था बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जो कि 27 जनवरी 1921 में इस्टेब्लिश हुआ। तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, वही स्टार्टिंग में उस टाइम पे रेगुलेट करता था। तो बाद में यही बैंक, तो ये एसबीआई बना। बट जब स्टार्टिंग में ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ये उस टाइम पे जब जब ये हमारा सेंट्रल बैंक था, तो ये क्या करता था, उस टाइम पे ये पब्लिक डीलिंग भी करता था। तो अभी आप ये सोचो कि जो पब्लिक डीलिंग कर रहा है और वही रूल भी बना रहा है, तो वो सारी चीज़ें अपने फेवर में ही करेगा। तो उस समय ये हुआ, डिमांड उठी कि नहीं, इसको चेंज किया जाए। तो 1926 में एक कमिटी बनाई गई, जिसको कहा गया कि रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसको हिल्टन यंग कमीशन भी कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने बताया कि इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, जो कि आपका करेंसी को कंट्रोल करे, क्रेडिट को कंट्रोल करे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद करे, और बैंकों को भी रेगुलेट करे। तो फिर हुआ ये कि एक बिल पास हुआ 1934 में। और उस समय जब बिल पास हुआ, तो ये एक्ट बना। और एक्ट बनने के बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई स्टैब्लिश्ड होता है। और इनिशियली इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, इनिशियली इसका हेडक्वार्टर था कोलकाता। फिर बाद में 1937 में ये चेंज होके ये आया मुंबई में। और इनिशियली कैपिटल इसका कितना था, इनिशियली इसका कैपिटल 5 करोड़ था। ठीक है। अब एक बात आप समझिए, जो आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर है वो कब से कब तक होता है। तो आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर 1 जुलाई से होता है। ठीक है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर क्या है। तो आरबीआई का जो अकाउंटिंग ईयर होता है, वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और बहुत लोग कंफ्यूज होकर फाइनेंशियल ईयर लगा देते हैं। तो ये याद रखिएगा, 1 जुलाई से 30 जून तक। तो स्टार्टिंग में जब आरबीआई बना था, तो इसका इनिशियल कैपिटल कितना था, इसका इनिशियल कैपिटल 5 करोड़ था। तो उस टाइम के हिसाब से 5 करोड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट था। तो उस टाइम क्या किया गया, 100 रुपीज़ के शेयर जुटाए गए थे। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अगर 100 रुपीज़ के शेयर आपको निकालने हैं और 5 करोड़ अमाउंट आपको इकट्ठा करना है, तो आपको मार्केट में कितने शेयर लाने होंगे, इसका कमेंट करके हमें आंसर दीजिएगा। तो आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था, आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 को। तो नेशनलाइजेशन का क्या मतलब है, देखिए, जब कोई प्राइवेट कंपनी है और वो मेजोरिटी ऑफ शेयर अपने पास रख लेती है, तो अगर वो मेजोरिटी ऑफ शेयर अपने पास रख लेगी, तो फिर वो अपने फेवर में काम कराएगी, अपने अकॉर्डिंग रूल बनाएगी।
अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रेगुलेशन चेंज करती रहेगी। तो इसलिए ये हुआ कि जब स्टार्टिंग में आरबीआई बनाया गया तो ये पब्लिक हित के लिए बनाया गया, और गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, बैंकों को रेगुलेट करने के लिए। तो इस पे किसी किसी प्राइवेट कंपनी का ओनरशिप नहीं होना चाहिए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसके मैक्सिमम शेयर लेना स्टार्ट किया। तो ये फाइनली कब फिनिश हुआ, जब गवर्नमेंट के पास इसके मैक्सिमम शेयर आ गए, वही 1 जन 1949 को ये आरबीआई जो है वो आपका नेशनलाइज हुआ, और फुली कंट्रोल, मतलब फुली गवर्नमेंट ओन हो गया, कि इसको अब किसी भी प्राइवेट के हाथ में नहीं रहेगा। तो देखिए, स्टार्टिंग में जब आरबीआई ने दो देशों का सेंट्रल बैंक का भी रोल प्ले किया है। फर्स्ट आपका बर्मा, जो अभी म्यांमार हो गया है, इसका भी रोल प्ले किया था सेंट्रल बैंक का। ये कब तक किया था? अप्रैल 1947 तक किया था। और जब पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, तो इसके लिए भी इन्होंने अपना वो किया था। ये भी सेंट्रल बैंक इनके पाकिस्तान के लिए भी काम किया था। ये कब तक किया था? ये किया था जून 48 तक। तो देख सकते हो आप, दो देशों का बैंक भी आरबीआई था। और आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, बात करते हैं उनके गवर्नर की। तो जो गवर्नर होता है वो सबसे हाईएस्ट पावर होता है। वही सेंट्रल बोर्ड का चेयरमैन भी होता है, और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसके हेड भी गवर्नर ही होते हैं। तो आरबीआई एक संवैधानिक बॉडी है, जिसमें जो गवर्नर होता है वो सुप्रीम पावर होता है। तो फर्स्ट गवर्नर कौन थे आरबीआई के? क्योंकि जब आरबीआई बना था तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ही रूल करती थी। तो उस टाइम पे जो इनके फर्स्ट गवर्नर थे वो थे ऑसबोर्न स्मिथ थे। ये फर्स्ट गवर्नर थे आरबीआई के। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन था जो आरबीआई का, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट थे सर सीडी देशमुख। ये फर्स्ट हमारे इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के। कब थे? 1943 में। तो देख लेते हैं अभी हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन हैं। तो अभी हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास सर, और ये हमारे 25th गवर्नर हैं। और एक गवर्नर होता है और 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो 4 कौन कौन से हैं? एक है टी रविशंकर, सेकंड है एम राजेश्वर राय, थर्ड है डॉक्टर एम पी पात्रा, और फोर्थ है एम के जैन। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिएगा कि हमारे जो गवर्नर कौन है वो किस नंबर के हैं, 25th नंबर के हैं। और जो हमारे फोर्थ डिप्टी गवर्नर हैं वो कौन कौन से हैं। तो आरबीआई का फर्स्ट नोट कब छपा था? आरबीआई का फर्स्ट नोट छपा था आपका 1958 में। 1958 में आरबीआई ने अपना फर्स्ट नोट छापा था। और ये कितने का था? ये था आपका 5 रुपीज़ का। 5 रुपीज़ का नोट था। ठीक है। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे जिनका नोट पे सिग्नेचर था? तो फर्स्ट गवर्नर थे आपके जेम्स टेलर थे, जिन्होंने फर्स्ट गवर्नर थे जो नोट पे सिग्नेचर किए थे। तो आरबीआई कितने तक का नोट छाप सकता है? तो आरबीआई देखिए 10,000 तक के नोट छाप सकता है, और पहले भी 5,000 और 10,000 के नोट छाप चुका है। बट इसको बंद कर दिया गया था जब 1978 में मोरारजी देसाई थे, उन्होंने भारत की फर्स्ट नोटबंदी की थी। तो उन्होंने 5,000 और ये 10,000 के नोट बंद किए थे। और अभी तक भारत में कितनी बार नोटबंदी हो चुकी है? तो अभी तक 3 बार हो चुकी है। ठीक है। और जो आरबीआई के जो गवर्नर थे, जो हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे, ये सी डी देशमुख सर, ये फर्स्ट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरबीआई के कौन से गवर्नर थे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं? तो ये सी डी देशमुख थे। और जो हमारे आरबीआई के गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो देखिए वो हमारे फर्स्ट गवर्नर थे जो कि पीएम बने, वो फर्स्ट वित्त सचिव भी बने, और वो वित्त मंत्री भी बने। तो काफ़ी कुछ चीज़ें मनमोहन सर को मिली हैं। वो फर्स्ट बहुत सारी पॉलिसी बनाए उन्होंने। और 1991 में उन्होंने एलपीजी मॉडल लाया था, जो कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था, और डिसइन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट किया। तो बहुत कुछ किया था मनमोहन सिंह ने, और काफ़ी कुछ उनके नाम पे हैं। तो देखते हैं हम लोग कि आरबीआई की सब्सिडरी कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे पहले आरबीआई की सब्सिडरी है डीआईसीजीसी, जो कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। ये क्या करता है? आपके जो डिपॉजिट होते हैं, 5 लाख तक के इंश्योरेंस देता है कोई भी पब्लिक डिपॉजिट पे। पहले ये 1 लाख था, बट इसको बाद में चेंज किया गया, अभी ये 5 लाख तक है। और सेकंड है भारतीय रिजर्व नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और ये क्या करता है? ये आपका नोट छापने का काम करता है। 2 जगह पे होता है नोट छापने का काम, एक मैसूर में, एक सालवानी में। और थर्ड है आपका
रैबिट। रैबिट का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका है मुंबई में। फोर्थ है आपका इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइंड सर्विस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये भी मुंबई में है। और फिफ्थ है आपका रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है आपका बेंगलुरु में। तो और भी बैंक हैं जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक, एनएचबी और नाबार्ड। तो इसमें भी आरबीआई के मैक्सिमम शेयर थे, बट अभी नहीं है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के जितने भी शेयर थे उनको हटा दिया है, क्योंकि किसी भी बैंक में अगर उसके मैक्सिमम शेयर भी उन्हीं के हैं और रेगुलेट भी वही कर रहा है बॉडी, तो फिर कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने ही फेवर में काम करेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई के शेयर यहाँ से हटा दिए हैं, नाबार्ड और नेशनल हाउसिंग बैंक से। तो आरबीआई के अभी देख लीजिए कितने इंस्टीट्यूट हैं जो रन करते हैं आरबीआई के द्वारा, जहाँ पे ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो देखिए, एक है आरबीआई एकेडमी, ये आपका मुंबई में है। सेकंड है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग, ये भी आपका पुणे में है। और थर्ड है रिजर्व बैंक ऑफ इंडियन स्टाफ कॉलेज, ये चेन्नई में है। और भी तीन हैं, वो है एक देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंक मैनेजमेंट, ये पुणे में है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, ये आपका मुंबई में है। और फिर एक आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका हैदराबाद में है। तो ऑफिसेस कितने कितने हैं देखिए, इनका 27 रीजनल ऑफिस है, जिसमें जो जो आपके 4 कैपिटल हैं, वहाँ पे आपके इनके सब ऑफिसेज हैं। तो टोटल 27 रीजनल ऑफिस हैं और 4 जो हैं सब ऑफिसेज हैं इनके। और आरबीआई का जो प्रियम्बल है उसमें क्या कहा गया है? देखिए, आरबीआई का जो प्रियम्बल है उसमें उनका जो इशू मेन मेन काम है जो आरबीआई का, वो डिक्लेयर किया गया है, वो डिफाइंड किया गया है कि आरबीआई का मेन काम क्या है। तो देखिए, इनका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रेगुलेट करना बैंक नोट को और इशू करना, और सिक्योर मॉनेटरी इस्टेब्लिश करना कि इन्फ्लेशन ज़्यादा ना आ जाए, और उसको रेगुलेट करना। और जो जो हमारा जो करेंसी है, क्रेडिट है, उसको रेगुलेट करना। तो ये आरबीआई का जो है ये मेन फंक्शन है आरबीआई के। तो देख लेते हैं हम इनके जो इनका जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें कितने मेंबर होते हैं। तो उसमें टोटल आपके 21 मेंबर होते हैं। इनका जो डायरेक्टर बोर्ड है उसमें फर्स्ट आपका एक है गवर्नर होते हैं, 4 आपके होते हैं डिप्टी गवर्नर, ठीक है, जो रिजर्व बैंक के वो होते हैं। और 4 जो होते हैं वो आपके 4 डायरेक्टर जो होते हैं, जो आपके लोकल उनके डायरेक्टर, जो लोकल बोर्ड कौन कौन से हैं आपके, वो हैं आपका देखिए, एक बॉम्बे है, कलकत्ता, मद्रास और न्यू दिल्ली। ये यहाँ के 4 जो लोकल बॉडी हैं उसके जो डायरेक्टर हैं वो आते हैं, वो नॉमिनेट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें से एक होता है इकोनॉमिक्स अफेयर सेक्रेटरी होता है, और सेकंड होता है फाइनेंस सर्विस सेक्रेटरी। तो 10 होते हैं। ये जो होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आते हैं, डिफरेंट सेक्टर से, और इसको नॉमिनेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नमेंट के द्वारा टोटल कितने मेंबर होते हैं, तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको 10+2 लगाना है, यानी कि 12। ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कितने होते हैं ये दोनों, 10+2। और ये आरबीआई के द्वारा कितने होते हैं? तो आरबीआई के द्वारा 8 होते हैं। और ये गवर्नर होता है, ये तो न्यूट्रल होता है, ठीक है, इसको किसी में काउंट नहीं कर सकते, किसी के फेवर में नहीं होते हैं ये, ठीक है। और फिर जब 2016 में ये चेंज किया गया थोड़ा, और जब लाया गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, तो ये थोड़ा सा चेंज हुआ। उसमें क्या किया गया कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें आपके 6 मेंबर होते हैं। उसमें 3 आपके आरबीआई के होते हैं, 6 मेंबर होते हैं, ठीक है। इसमें आपके 3 आरबीआई के होते हैं, 3 मेंबर जो होते हैं वो आरबीआई के होते हैं, ठीक है। और 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं। ये एक्ट लाया गया था, ये लाया गया था आपका 2016 में। तो आगे मैं बताऊंगी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है और वो क्या काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये बाद में चेंज किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कितने मेंबर होते हैं।
तो 12 होते हैं। तो हम देखो फंक्शन देख लेते हैं आरबीआई के फंक्शन क्या क्या है। तो देखिए फर्स्ट है आपका मॉनेटरी अथॉरिटी, ठीक है। सेकंड है रेगुलेट एंड सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम को चेक करना, और मैनेज करना फॉरेन एक्सचेंज को, करेंसी इशू करना, डेवलपमेंट रोल दिखाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और भी इनके फंक्शन है अदर फंक्शन में। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका मॉनेटरी अथॉरिटी। तो इनका काम क्या है, देखिए इनका फर्स्ट है ये इंश्योर करते हैं प्राइस स्टेबिलिटी को। ये मतलब प्राइस स्टेबल हो, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, और साथ ही साथ हमारा जो ग्रोथ है वो बढ़ता रहे, ग्रोथ ना रुके। तो ग्रोथ के साथ साथ प्राइस को स्टेबल करना इनका मेन काम है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में इनके पास कुछ टूल होते हैं, उस टूल को यूज़ करके ये प्राइस को स्टेबल कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा हुआ तो उसको बैलेंस करके कम कर सकते हैं, कम हुआ तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो इनके बहुत सारे टूल हैं, जैसे CRR, SLR, तो बैंक रेट, रेपो रेट। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो देखेंगे उसमें क्या है, कैसे कैसे ये टूल अपने यूज़ करता है। और ये कब अमेंड किया गया था, ये किया गया था आपका जो आरबीआई एक्ट है उसमें अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया, और ये कब किया गया था, मई 2016 में, ठीक है। मेन काम क्या था इनको कि फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन हो, मतलब बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो, बहुत ज़्यादा लो भी ना हो, एक सर्टेन पॉइंट पे। तो सर्टेन पॉइंट क्या है, देखिए हमारा ये हमारा 4% है इन्फ्लेशन टारगेट, और इससे आप प्लस ऊपर 2%, जैसे ये 4% है हमारा, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड साइट है। इसके साथ आपका +2 ऊपर अगर चला गया तो भी हम मैनेज कर सकते हैं। 2% और इन्फ्लेशन बढ़ गया, और ये अगर डिफ्लेशन हो गया, -2 पे आ गया, तब भी हम इतना 2% तक झेल सकते हैं कि 6%। देखो मैक्सिमम कितना होगा अगर 4 में होगा, तो 4% इन्फ्लेशन, और इधर आपका डिफ्लेशन आपका 2% तक। तो इतना हम मैनेज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा ऊपर या नीचे हुआ तो फिर वो दिक्कत की बात हो जाएगी। लेकिन ये कोरोना टाइम में थोड़ा सा ये चेंज हो गया था। तो अभी तो खैर ठीक है, अभी हमारा वही है, वो पुराना वाला ही। तो इतना हम टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये जब हमारा मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये कब किस किसके अंडर आता है, कौन से एक्ट के अंदर आता है, तो जो सेक्शन 45Z भी है, आरबीआई का अमेंडमेंट किया गया था आरबीआई एक्ट 1934 में। तो उसमें ये किया गया कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, ठीक है, MPC। इसमें 6 मेंबर होते हैं, बताया था मैंने पहले, थोड़ी देर पहले। तो इसमें 6 मेंबर होते हैं, जिसमें आपके 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आते हैं, और 3 जो होते हैं आरबीआई के होते हैं। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता दूंगी आपको कि ये 6 मेंबर कौन कौन से हैं, और ये कितने मतलब कितने टर्म के लिए ये इलेक्ट होते हैं, और कौन कौन से हैं। तो इनका काम क्या क्या है, कौन कौन से टूल यूज़ करके ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को मैनेज करते हैं। तो ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये हमारा मॉनेटरी अथॉरिटी। तो सेकंड आता है आपका रेगुलेटर एंड सुपरविजन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो फाइनेंशियल सिस्टम मतलब क्या होता है, देखिए जो एनबीएफसी होती हैं आपकी, बैंक होते हैं, ठीक है, और जो मनी मार्केट होता है जहाँ पे पब्लिक का पैसा लिया जाता है, जहाँ पे लोन दिया जाता है, वैसी सारी जगह, तो वहाँ पे आरबीआई का रोल आता है। आरबीआई रेगुलेट करता है कि कितना कैसे मैनेज करना है, कैसे किसी पब्लिक के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो मेन काम क्या है, देखिए इशू करना, लाइसेंस इशू करना है इनका, बैंक को एक्सटेंड करना है, लिक्विडिटी जो है आपकी असिस्ट करना है उसको, और जो बैंकों के मर्जर होते हैं वो सारी चीज़ें वो ये देखते हैं आरबीआई, ठीक है। सेकंड आता है जो आपका पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम भी है, ये जैसे कि आपका गूगल पे हो गया, भारत पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, आरटीजीएस हो गया, ये सारी सर्विस जो होता है, ये सारी चीज़ों को भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है। और गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आती है, गवर्नमेंट की बहुत सारी सिक्योरिटी, गवर्नमेंट को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी लाता है, तो उसको भी कौन रेगुलेट करता है, उसको भी आरबीआई ही रेगुलेट करता है। तो नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करना। तो मैनेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो देखिए क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज को, रिजर्व को भी ये मैनेज करता है, और ये फैसिलिटी देता है एक्सटर्नल ट्रेड जो होते हैं, और उसका जो पेमेंट होता है उसको मैनेज करना, और ये एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपीज़ को भी मैनेज करता है। और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, वो भारत का जो विदेशी मुद्रा है, भंडार है, वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट आपका गोल्ड है, सेकंड है आपका फॉरेन करेंसी, थर्ड है आपका एचडीआर, और फोर्थ है आपका आईएमएफ में जो रखे गए पैसे।
तो जो देखिए जैसे भारत ने कोई लोन लिया आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से, तो वो डायरेक्टली पैसा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कैसे देगा? वो डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अकाउंट आरबीआई में होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? ये सारी चीज़ें आरबीआई मैनेज करता है। और आरबीआई को ये पावर कैसे मिला है? आरबीआई को ये पावर मिला है, एक्ट उनका है एक, फेमा एक्ट 1999। इसके अंडर आरबीआई को ये अथॉरिटी मिली है कि वो फॉरेन एक्सचेंज को वो मैनेज करता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा करेंसी, इशू ऑफ करेंसी। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है। जो आरबीआई है उसके पास पावर है, वो कोई भी नोट को इशू कर सकती है, एक्सचेंज कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है करेंसी को और कॉइन को, जो कि फिट कंडीशन में नहीं हो सर्कुलेशन के, तो उसको वो हटा भी सकती है। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये इनका ऑब्जेक्टिव है कि जो सब सप्लाई हो रही है करेंसी नोट का और कॉइन का, वो गुड कंडीशन में हो। तो देखिए आरबीआई का जो करेंसी नोट प्रिंट करने के उसके चार सेंटर हैं, जिसमें से दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको देखता है और दो जो होता है वो आरबीआई देखता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो आते हैं वो कौन कौन से हैं? वो एक है आपका नासिक, जो कि वेस्टर्न इंडिया में आता है। नासिक आपका महाराष्ट्र में है। और देवास जो कि सेंट्रल इंडिया के अंदर आता है। ये आपका देवास एमपी में है, ठीक है। और जो दो और हैं जो आरबीआई के अंडर आते हैं, तो आरबीआई की एक सब्सिडरी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा, इसके अंडर आता है। और ये इसके अंदर कौन कौन से हैं? इसके अंदर है जो मैसूर का है, जो कि साउथर्न इंडिया के रीजन में आता है। और एक है साल्बोनी, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। तो चार हो गए कौन कौन से? एक नासिक, देवास जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, और दो जो आपके मैसूर और साल्वानी हैं वो आरबीआई के अंडर आते हैं। और जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, वो हमारा 1 रुपए का नोट प्लस जो क्वाइन है उसको कौन इशू करता है? उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इशू किया जाता है। और जो क्वाइन होते हैं वो कहाँ कहाँ पे बनते हैं? उसका कहाँ कहाँ पे है? तो वो है मुंबई, हैदराबाद और कलकत्ता और नोएडा। चार जगह पे क्वाइन हमारे जो हैं वो होते हैं। टेक्सटाइल जो है इसका ये कहाँ कहाँ पे है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। तो चार ये हो गए। और जो पेपर यूज़ किया जाता है नोट में, उसमें आपका 75% कॉटन होता है और बाल्सन होता है और लिलेन होता है। देखिए आपका जो पेपर होता है, जो नोट होता है, वो अगर बारिश में भीग भी जाए तो ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। अगर नॉर्मल पेपर से वो बना रहता है तो वो तुरंत ख़राब हो जाता है। देखो नॉर्मल पेपर में आप पानी डालोगे तो वो तुरंत ख़राब हो जाएगा। तो ये इसका जो नोट का जो कागज़ होता है वो कहाँ पे बनता है? जो पेपर मिल है वो सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे बनता है? वो बनता है होशंगाबाद, जो कि मध्य प्रदेश में है। और जो उसमें इंक यूज़ किया जाता है, जो हाई सिक्योरिटी इंक होता है, वो कहाँ पे बनता है? वो आपका बनता है देवास में। और जो 2 रुपए से ज़्यादा के नोट होते हैं उसको कौन इशू करता है? उसको इशू करता है आरबीआई। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 रुपए का नोट और कॉइन कौन इशू करता है, तो वो उसको आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। और जो करेंसी छापने का अधिकार है आरबीआई के पास, वो उसको कहाँ से मिला है? तो वो मिला है सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जो आरबीआई है वो मैक्सिमम कितने रुपए तक का नोट छाप सकता है? तो उसको उसको कहाँ से पावर मिला है? तो वो उसको सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग आरबीआई को ये पावर मिला है कि वो 10,000 तक के नोट छाप सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में देखिए क्या क्या करता है। आरबीआई जो है वो टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके और भी इजी बैंकिंग फैसिलिटी देता है। जैसे कि आपको इशू करना जैसे कि एटीएम आपका है और आपका बायोमेट्रिक है, जिससे आपका अकाउंट और भी सिक्योर हो सकता है आपका। और ये इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, ये सारी सुविधाएं आपको देके और भी बैंकिंग फैसिलिटी इजी कराता है। तो ये सब सारी रूल रेगुलेशन इसके अकॉर्डिंग जो भी आते हैं वो सारी चीज़ें आरबीआई ही कंट्रोल करता है। और नेक्स्ट है आपका और भी क्या क्या फंक्शन है। तो देखिए बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ये क्या करता है कि जो परफॉर्मेंस मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन है, जो सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ से मैनेज होती हैं? उनका मान लीजिए सेंट्रल बैंक है, उसको कुछ लोन देना है किसी को, जैसे सड़क बनवाना है तो पैसे पास करने हैं, तो वो सारी चीज़ें उनका भी तो अकाउंट होता है। वो सब मैनेज कौन करता है? तो वो सारी चीज़ें आरबीआई मैनेज करता है। जैसे अभी मान लीजिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने लोन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि यहाँ पे आपका मेट्रो के लिए मैं 500 मिलियन डॉलर यूज़ देता हूँ आपको, तो वो सारे पैसे कहाँ आएंगे? बाई हैंड तो नहीं आएंगे। तो वो सब जो गवर्नमेंट के अकाउंट होते हैं वो सब आरबीआई में होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज कौन करता है? आरबीआई मैनेज करता है। और जो
और जो सेंट्रल बैंक के जो रेमिटेंस होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, मनी जो होता है, पब्लिक डिविडेंड होता है, वो सारी चीज़ें रिजर्व बैंक ही मैनेज करता है। और बैंकर्स टू बैंक होता है, जैसे बैंकों को कभी पैसे की ज़रूरत पड़ गई, बैंकों मान लो आपको एसबीआई है, एसबीआई का भी तो अकाउंट होगा, तो एसबीआई का अकाउंट कहाँ होगा, तो वो आपका आरबीआई के पास होगा। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करता है, बैंकिंग अकाउंट करता है, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो होते हैं, और जो आरबीआई को कहा जाता है, ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट होता है। मतलब अगर आपको लोन, बैंक को लोन चाहिए, ओवरनाइट लोन चाहिए, और बैंक को इमरजेंसी में लोन चाहिए, तो बैंक भी तो लोन लेने के लिए आरबीआई के पास जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आरबीआई जो है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट होता है। और आरबीआई कुछ पब्लिकेशन करता है जो हाफ ईयरली आते हैं, जिसमें से ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आता है, एक आता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट आता है, और एक आता है आपका रिपोर्ट ऑफ फाइनेंशियल रिव्यू। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश किसके द्वारा की जाती है। तो ये हाफ ईयरली पब्लिश होती है, और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश होता है। तो यहीं पे मैं वीडियो को फिनिश करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो मैं आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल है वो लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।